Hello students, welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services. I am your educator Nikhil Saini and I am in front of you with another video lecture. तो आप देख ही पा रहे होंगे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। बट इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। आज हम उसको भी जानेंगे और उसके बाद देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फीचर्स क्या क्या हैं। तो समय था 1919 का, 1919। हमारे यहाँ पे आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। उसी के साथ साथ एक और घोषणा हुई कि आज से 10 साल बाद, मतलब 1919 के 10 साल बाद लगभग 1929 के करीब क्या है, एक कमीशन स्टैब्लिश किया जाएगा जो इस चीज की जांच करेगा कि क्या भारत अभी और ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए रेडी है, क्या इंडिया को और ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट चाहिए। उन सारी चीजों की उसके अंदर इंक्वायरी होगी। बट वो कमीशन स्टैब्लिश कर दिया गया 1927 में ही, जिसका नाम था साइमन कमीशन। अब दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये आई कि आप खुद सोचिए, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे आपकी राय तो लेनी पड़ेगी। क्या इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है? तो इंडियंस की राय लेना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बट आयरनी वॉज दैट कि उस कमीशन के अंदर एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। इट वॉज एन ऑल वाइट कमीशन, जिसके अंदर सारे जो थे वो विदेशी गोरे लोग थे। अब आप खुद सोचिए, इसको बॉयकॉट करना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो सारी पार्टीज ने इसे बॉयकॉट किया कि हम किसी भी तरीके से इसके साथ समर्थन नहीं करेंगे, इसके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, और सब लोगों ने उसे बॉयकॉट किया। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो रखी और उस रिपोर्ट पे डिस्कशन करने के लिए सामने आए हमारे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को तो बिल्कुल बुरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया कांग्रेस ने और वो वहां पे नहीं गए। जब दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बारी आई तो गांधी इरविन पैक्ट साइन हो गया, जिसकी वजह से गांधी जी वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पे जो जाके अपनी बात रखी। बट वहां पे सारी चीजें पहले ही सेटअप करी जा चुकी थी, सारे लॉयलिस्ट को बैठा लिया था ताकि गांधी जी को काउंटर किया जा सके। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से भी हमें कुछ भी तरीके का बेनिफिट नहीं मिला। रादर क्या हुआ, वहां की जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी, जो लेबर गवर्नमेंट के बाद आई, उसने बोला हम इस तरीके के किसी भी पैक्ट को नहीं मानते। फिर बात आती है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया गया, जिसके अंदर सारी रिकमेंडेशन सामने आई। उसको कांग्रेस ने भी बॉयकॉट किया और लेबर पार्टी जो इंग्लैंड की है उसने भी बॉयकॉट किया। मतलब आप इस तरीके से कह सकते हैं कि यूनिलैटरली इन सारी चीजों पे डिस्कशन हुआ और उस व्हाइट पेपर पे फिर डिस्कशन हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में और हमारे सामने आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये किसकी देन है? ये अंग्रेजों की देन है। इसके साथ साथ एक और चीज आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने बहुत सारी इंस्पिरेशन ली हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो आप आगे देख पाएंगे, जब हम इसके फीचर्स को पढ़ेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ, ऐसे कुछ मिलते जुलते फीचर्स आज के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। तो चलिए समझते हैं इसके फीचर्स। सबसे पहले ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई। जिस तरीके का भारत आज आप देख रहे हैं उस तरीके का भारत हमेशा से नहीं रहा। पहले क्या थे? प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रोविंसेस थे और उसी के साथ साथ चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस थे। तो इनको एक फेडरेशन में लाने की कोशिश की गई, सबको एकजुट करने की कोशिश की गई, जो कभी हुआ नहीं 1935 एक्ट के अनुसार। इसका क्या रीजन था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट इस फेडरेशन का पावर डिवीजन किस तरीके से था उसके बारे में एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। पावर्स 3 जगह पे डिवाइड की गई। फेडरल लिस्ट, जिसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट लॉज बनाएगी, प्रोविंशियल लिस्ट जिसपे प्रोविंशियल गवर्नमेंट लॉज बनाएगी, और कॉन्करेंट लिस्ट जिसपे दोनों लॉज बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ऐसी पावर्स जो बच गई, रेसिडुअरी पावर्स, वो वाइसरॉय को दे दी गई। तो ये था ऑल इंडिया फेडरेशन, जो कभी भी हमारे सामने नहीं आया। आप खुद सोचिए, कोई भी प्रिंसली स्टेट अपनी पावर देना चाहेगा, वो कोई फेडरेशन के अंदर आना चाहेगा, उनके पास तो बहुत अच्छी पावर है। तो इसके लिए प्रिंसली स्टेट्स कभी भी अग्री नहीं हुए और ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर्म नहीं हुई। इसके आगे चलते हैं और समझते हैं अबोलिशन ऑफ डायरकी फ्रॉम प्रोविंस एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अबोलिशन ऑफ डायरकी हम अगले स्लाइड के अंदर समझेंगे, फिलहाल हम समझ लेते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो जब हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो पहले आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो है काइंड ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती थी, क्योंकि जो गवर्नर था वो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं थी लेजिस्लेचर को, उसके थ्रू डिसीजन लेता था। बट अब क्या किया गया, प्रोविंसेस में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना दी गई। मतलब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है उसी के अंदर से जो मिनिस्टर है, मेजोरिटी पाके मिनिस्टर्स बन रहे हैं, उनकी एड एंड एडवाइस पे गवर्नर अब डिसीजन लेगा। जिस तरीके की फॉर्मेशन अभी चल रही है उस तरीके की। कहने का सिंपल मतलब यह है कि अब प्रोविंस अपनी बाउंड्री के अंदर इंडिपेंडेंट हो गया है एक तरीके से, और वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स। और अब आगे चलते हैं
डायरकी एट द सेंटर, सेंटर के अंदर डायरकी ला दी गई। अब डायरकी क्या है उसे समझते हैं। सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में बांट दिया गया, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, रिजर्व्ड सब्जेक्ट। अब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कैसे हो गए, जो नॉर्मल आम तौर के सब्जेक्ट्स हैं उन्हें ट्रांसफर्ड में डाल दिया गया। तो इन पे डिसीजन कैसे लिया जाएगा, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर। दूसरा क्या था, रिजर्व्ड सब्जेक्ट। रिजर्व्ड मतलब वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑटोनॉमी के लिए, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए फॉर द ब्रिटिश एम्पायर, उनको दिया गया ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या थी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जिस तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं होते लेजिस्लेचर को, उस तरीके का ये फॉर्मेशन था। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जो नॉर्मल सी थी। अब आप खुद समझिए कि आप इसको समझने में इतनी ज्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहे होंगे, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, इसीलिए ये फेल भी रहा। ये कभी भी जो है लागू नहीं किया गया सेंटर में, और जब प्रोविंसेस में लागू किया गया था बाय 1990 एक्ट, तो भी ये कंप्लीट फेलियर रहा, क्योंकि आप खुद जानते हैं मोर देन वन कुक स्पॉइल्स द फूड, वैसी वाली घटना यहाँ पे घटी। इसको कभी भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया सेंटर के अंदर, बट ऐसा प्रोविजन दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं और बाकी प्रोविजंस एक एक करके समझते हैं। बाइकैमरलिज्म आया 6 प्रोविंसेस के अंदर। बाइकैमरलिज्म मतलब 2 हाउसेस क्रिएट कर दिए गए। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज एक्सटेंडेड। अंग्रेज चाहते ही ये थे, डिवाइड एंड रूल, जितना इनको तोड़ोगे उतना बेहतर तरीके से हम रूल कर पाएंगे, ये उनका सिंपल सा लॉजिक था। तो उन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा दिया, एससी एसटीज को देना चालू किया, वुमेन और लेबर क्लास को देना चालू किया, तो उसको वाइड करने की कोशिश की। अबॉलिश्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। अब काउंसिल ऑफ इंडिया क्या था, तो उसकी एक थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं। 1857 तक कौन रूल कर रहा था, तो कंपनी रूल कर रही थी हम पे, ठीक है, वहां पे क्राउन का शासन नहीं था। 1858 एक्ट में क्या किया गया, क्राउन अब हम पे रूल करना चालू कर दिया उस समय से। तो क्राउन के लिए एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर बनाया गया जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और कुछ भी नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक कैबिनेट मिनिस्टर था जो इंडियन अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब बेचारा मिनिस्टर अकेला कितना काम करेगा, तो उनको हेल्प करने के लिए एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई जो 15 मेंबर्स काउंसिल थी, वो उनको एड एंड एडवाइस करती थी, उनको हेल्प करती थी इन सारी चीजों में। अब आप खुद सोचिए, काउंसिल ऑफ इंडिया है तो अंग्रेजों को तो बहाना मिल गया इंडिया से पैसे लूटने का, तो इसके जितने भी एक्सपेंडिचर थे वो इंडिया से जाते थे, इसलिए इसको नेशनलिस्ट ने बहुत ज्यादा अपोज किया। फोर्थ, एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज बढ़ा दी गई, वोटिंग राइट्स बढ़ा दिए गए। इसके बाद तकरीबन 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हैड वोटिंग राइट्स। प्रोविजन फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति जब तक सबल नहीं रहेगी तब तक वो देश विकसित नहीं होगा, इसके लिए आरबीआई का प्रोविजन लाया गया 1935 के अंदर। तो आरबीआई स्टैब्लिश कर दी गई थी 1939 के करीब। इसके आगे चलते हैं और प्रोविजन देखते हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये आज के समय में हमारे पास जिस तरीके से यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उससे मेल खाता है। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूट करता था पब्लिक सर्वेंट्स को फॉर द फेडरल सर्विसेज। प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन किसके लिए रिक्रूट करता था, प्रोविंशियल सर्विसेज के लिए रिक्रूट करता था। और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन किसके लिए रिक्रूट करता था, तो वो रिक्रूट करता था अगर एक, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स अपने लिए रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उनके साथ में रिक्रूटमेंट करता था। लास्ट, प्रोविजन फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट का भी इसके अंदर एक प्रोविजन था जो 1935 के एक्ट के अंदर आया और उसे इस्टेब्लिश कर दिया गया बाय 1937। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ 1935 एक्ट। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।